जनवरी की वह तारीख, साल 2026 का वह अत्यंत गंभीर दिन, जिसने सिर्फ राजस्थान के जोधपुर शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी खबर जिसने लाखों लोगों की आस्था, उनके विश्वास और भावनाओं को इस तरह प्रभावित किया कि उसका दर्द आज भी कई दिलों में महसूस किया जा सकता है। जोधपुर, जिसे हम सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, उसी शहर के आरती नगर स्थित आश्रम में एक ऐसी घटना घटी जिसने आध्यात्मिक जगत में सनसनी फैला दी। ये कहानी केवल एक जीवन के समाप्त होने की नहीं है। ये कहानी एक गहरी आशंका की है। ये कहानी एक पिता के भावुक व्यवहार की है। ये कहानी उस सोशल मीडिया पोस्ट की है जो एक जा चुके इंसान के अकाउंट से हुई और जिसने पुलिस प्रशासन को चौकन्ना कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, ये कहानी उस एक चिकित्सीय प्रक्रिया की है जिसके बाद सब कुछ बदल गया। क्या उनके साथ कोई अनहोनी हुई थी? क्या यह आत्मघाती कदम था, या फिर यह ऐसी परिस्थिति थी जिसे समझने में कहीं ना कहीं चूक हो गई? आज हम उसी फाइल को खोलने जा रहे हैं जिस पर कई दिनों तक जांच की मोहर लगी रही। पुलिस की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लगातार 15 दिनों तक दिन रात मेहनत करके तथ्य जुटाए। 44 लोगों के बयान दर्ज किए गए, 106 मोबाइल फोन्स की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं, और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो किसी नाटकीय कथा से कम नहीं थी। तो धैर्य रखकर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप उस सच से सामना करने वाले हैं जो आपको हैरान भी करेगा और भविष्य के लिए सतर्क भी। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की उस पावन धरती से, जहां भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। साध्वी प्रेम बाईसा, एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। महज 5 वर्ष की कोमल आयु में जब बच्चे खेल और कूद में मग्न रहते हैं, उसी उम्र में वह अपने परिवार से दूर जोधपुर के एक आश्रम में आ गई थी। उनके पिता स्वयं उन्हें वहां छोड़कर गए थे। कहते हैं नियति ने उनके लिए कुछ अलग ही लिख रखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रेम बाईसा ने सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त की, वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया, और देखते ही देखते वह एक ऐसी कथावाचक बन गईं जिनकी वाणी में सरस्वती का वास माना जाने लगा। लोग उन्हें मरुधरा की मीरा कहकर संबोधित करने लगे। उनकी कथाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि दूर दराज से लोग उन्हें सुनने आते थे। सोशल मीडिया पर उनके लाखों अनुयायी थे। एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक रहते थे। लेकिन प्रसिद्ध वह कई बार अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। प्रेम बाईसा का जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। बाहर से अत्यंत शांत और सौम्य दिखाई देने वाली इस साध्वी के भीतर पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव चल रहा था। एक ऐसा विवाद जिसने उनकी आंतरिक शांति को विचलित कर दिया था। कुछ समय पहले उनका एक वीडियो चर्चा में आया था। उस वीडियो में वह अपने मुंह बोले पिता वीरमनाथ के साथ दिखाई दी थी। समाज के कुछ लोगों और सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ तत्वों ने उस वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश हुई। पारिवारिक रिश्तों को लेकर भ्रामक बातें फैलाई गईं। एक ऐसी साध्वी जिसने अपना संपूर्ण जीवन धर्म को समर्पित कर दिया हो, उसके लिए यह किसी गहरे मानसिक आघात से कम नहीं था। प्रेम बाईसा भीतर ही भीतर व्यथित हो रही थीं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब समाज में किसी बात की चर्चा फैल जाती है तो उसे रोक पाना आसान नहीं होता। वह अपने सत्संग और कथाओं में कई बार कहती सुनी गई कि वह अपनी सच्चाई साबित करने को तैयार हैं। वह कहा करती थीं, शायद मेरे जाने के बाद ही दुनिया मेरी वास्तविकता पर विश्वास करेगी। क्या उन्हें किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो गया था, या फिर परिस्थितियों का दबाव उन्हें भीतर से तोड़ रहा था? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण तारीख पर, 28 जनवरी। जोधपुर के आरती नगर स्थित आश्रम में रोज की तरह गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन उस दिन वातावरण में एक अजीब सा भारीपन था। साध्वी प्रेम बाईसा अस्वस्थ थीं। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जुकाम के कारण स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा था। सामान्यतः जब किसी की तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन यहीं इस घटना ने एक निर्णायक मोड़ लिया। आश्रम में किसी विशेष डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, बल्कि एक कंपाउंडर को बुलाया गया जिसका नाम था देवी सिंह राजपुरोहित। देवी सिंह कोई MBBS डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक नर्सिंग कर्मी था जो पहले भी आश्रम में आता जाता रहता था। उसे साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी थी। वह जानता था कि उन्हें अस्थमा है और श्वसन संबंधी परेशानी रहती है। लेकिन उस दिन उसने जो निर्णय लिया, उसने सावधानी के सभी मानकों को दरकिनार कर दिया। वह आश्रम पहुंचा, साध्वी की स्थिति देखी। एक जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मी के रूप में उसे या तो किसी वरिष्ठ डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए था या तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह देनी चाहिए थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी किट खोली और 2 इंजेक्शन निकाले। एक दर्द निवारक था और दूसरा स्टेरॉयड। यहां ठहरकर इन दवाओं को समझना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अस्थमा के मरीज को, जिसे पहले से ही सांस लेने में कठिनाई हो, इन दवाओं को देते समय अत्यधिक सावधानी अपेक्षित होती है। ये शेड्यूल H श्रेणी की दवाएं हैं।
यानी बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे के इनका उपयोग नियमों के विरुद्ध है। लेकिन देवी सिंह ने न तो कोई पर्चा देखा, न किसी डॉक्टर से सलाह ली। उसे लगा कि वह स्वयं स्थिति संभाल लेगा। अपने अधूरे अनुभव के आधार पर उसने हाई डोज इंजेक्शन लगा दिए, जो उस परिस्थिति में उपयुक्त नहीं थे। उपचार के कुछ ही मिनटों बाद स्थिति चिंताजनक होने लगी। राहत मिलने के बजाय साध्वी की हालत और अस्थिर हो गई। सांसें तेज हो गईं, शरीर में अत्यधिक बेचैनी उत्पन्न होने लगी। आश्रम में मौजूद लोग, उनके पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश, घबरा गए। ये क्या हो गया? उपचार तो सुधार के लिए था, फिर स्थिति बिगड़ क्यों रही है? सिर्फ 20 से 25 मिनट, जी हां, आधे घंटे से भी कम समय में सब कुछ थम गया। जब तक उन्हें प्रेक्षा हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ऐसा उज्जवल सितारा जो लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा भरता था, सदा के लिए शांत हो गया। लेकिन घटनाक्रम यहीं समाप्त नहीं हुआ। असली जांच तो अब शुरू होनी थी। साध्वी के निधन के बाद जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने पुलिस को सतर्क कर दिया। सामान्यतः किसी के देहांत के बाद शोक का वातावरण होता है, पर यहां कई सवाल खड़े हो रहे थे। मृत्यु के लगभग 3 से 4 घंटे बाद उनके स्वयं के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड हुई। सोचिए, एक व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका पार्थिव शरीर अस्पताल या आश्रम में है, उसका फोन कौन चला रहा था? और उस पोस्ट में लिखा था, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। लोग स्तब्ध थे। क्या यह पहले से शेड्यूल थी या किसी ने जानबूझकर पोस्ट की ताकि मामला उलझ जाए? इसने पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के सामने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। तुरंत मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व एक सक्षम महिला अधिकारी कर रही थी। उनके साथ डीसीपी विनीत बंसल सहित कई अनुभवी अधिकारी जुड़े। पूरे राजस्थान में चर्चा तेज हो गई। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। अनुयायी न्याय की गुहार लगा रहे थे। उनका कहना था, हमारी बाईसा ऐसा कदम नहीं उठा सकती, जरूर कुछ गलत हुआ है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मृत्यु का वास्तविक कारण पता लगाना। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, संघर्ष के संकेत भी नहीं थे। तो फिर यह कैसे हुआ? क्या भोजन में कुछ मिलाया गया था? क्या पानी में कुछ दिया गया था? तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले शक की सुई वीरमनाथ की ओर घूमी, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में मेडिकल परीक्षण से इनकार किया था। उनका तर्क था कि साध्वी को समाधि दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस को यह प्रक्रिया के अनुरूप नहीं लगा। संदिग्ध मृत्यु और परीक्षण से इनकार, कुछ तो असामान्य था। नियमों का हवाला देकर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण करवाया। एक मेडिकल बोर्ड गठित हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट में मृत्यु का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। सैंपल सुरक्षित रखकर एफएसएल भेजे गए। कुछ ऊतकों को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया। अब प्रतीक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जांच की रफ्तार कम नहीं हुई। आश्रम को निगरानी में लिया गया। हर कोना खंगाला गया। साध्वी के कमरे से साक्ष्य जुटाए गए। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दवाएं, सब जांच के घेरे में आए। कुल 37 नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए। 44 लोगों से पूछताछ हुई। आश्रम के सेवादार, भक्त, रिश्तेदार और देवी सिंह सब शामिल थे। साइबर सेल ने दोनों मोबाइल फोनों का डेटा रिकवर किया। 106 लोगों की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं और फिर एक अहम खुलासा सामने आया। जो इंस्टाग्राम पोस्ट मृत्यु के 4 घंटे बाद हुई थी, वह साध्वी ने नहीं की थी। पूछताछ में सामने आया कि वह पोस्ट आश्रम के सेवादार भोमाराम ने की थी और उसने यह अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि साध्वी के पिता वीरमनाथ के कहने पर की थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक पिता जिसकी बेटी अब इस संसार में नहीं रही, वह आखिर सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों करवाएगा? पुलिस ने वीरमनाथ से यही प्रश्न सीधे तौर पर पूछे। जवाब में वीरमनाथ ने बताया कि वह पोस्ट लोगों का ध्यान आकर्षित करने और न्याय की मांग को मुखर करने के लिए करवाई गई थी। उनका कहना था कि वह चाहते थे दुनिया जाने कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। एक तरह से वह उसे भावनात्मक अपील की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि जांच के इस चरण तक पुलिस को इसमें किसी आपराधिक साजिश के स्पष्ट संकेत नहीं मिले थे, लेकिन यह कदम जांच की दिशा को प्रभावित जरूर कर सकता था। दूसरी ओर पुलिस की नजरें लगातार कंपाउंडर देवी सिंह पर टिकी हुई थीं। देवी सिंह अपने बयान में बार बार यही दोहराता रहा कि उसने वही इंजेक्शन लगाए जो डॉक्टर ने पर्चे पर लिखे थे। मगर जब पुलिस ने उस डॉक्टर से संपर्क किया जिसका नाम देवी सिंह ले रहा था, तो तस्वीर बदल गई। डॉक्टर जैन, जो प्रेक्षा हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पिछले 3-4 महीनों से उन्होंने साध्वी का कोई इलाज नहीं किया था और न ही वे दवाइयां लिखी थीं जिनका जिक्र हो रहा है। तो सवाल खड़ा हुआ, वह पर्चा आखिर किसका था? क्या देवी सिंह गलत जानकारी दे रहा था या फिर किसी पुराने पर्चे के आधार पर उपचार कर दिया गया था?
जांच में सामने आया कि देवी सिंह ने या तो किसी पुराने प्रिस्क्रिप्शन को देखकर या फिर अपनी सीमित समझ के आधार पर वे इंजेक्शन लगा दिए थे। उसे लगा कि यदि पहले ऐसा उपचार किया गया था तो इस बार भी वही ठीक रहेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। चिकित्सा विज्ञान अनुमान पर नहीं चलता। हर मरीज की स्थिति हर बार अलग हो सकती है। दिन गुजरते गए और लोगों की बेचैनी बढ़ती गई। जोधपुर में हर तरफ एक ही चर्चा थी, रिपोर्ट में क्या सामने आएगा? क्या साध्वी को कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था? क्या परिवार का कोई सदस्य शामिल था या कोई बाहरी व्यक्ति? और फिर वह दिन भी आ गया। 12 तारीख को एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया मौजूद थी, कैमरे ऑन थे और हर निगाह कमिश्नर पर टिकी थी। जो खुलासा हुआ उसने कई अटकलों पर विराम लगा दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था, नो टॉक्सिक सब्सटेंस डिटेक्टेड, यानी साध्वी के शरीर में किसी भी प्रकार का विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया। न किसी तरह की जबरदस्ती के प्रमाण मिले, न किसी शारीरिक संघर्ष के संकेत। शरीर पर न अंदरूनी चोट के निशान थे, न बाहरी। तो फिर मृत्यु कैसे हुई? रिपोर्ट में कारण दर्ज था, शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी। सरल शब्दों में कहें तो उनके फेफड़ों की स्थिति पहले से ही गंभीर थी। अस्थमा और सीओपीडी जैसी समस्याओं के कारण उनके फेफड़े कमजोर थे। उस दिन दिए गए इंजेक्शन और उनकी पहले से बिगड़ी मेडिकल कंडीशन, इन दोनों के संयोजन से शरीर में ऐसा रिएक्शन हुआ जिसे वह सहन नहीं कर पाया। चिकित्सा भाषा में इसे शॉक कहा जाता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या यह पूरी तरह प्राकृतिक घटना थी? नहीं, यहीं कानून की भूमिका शुरू होती है। यह कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, लेकिन यह एक गंभीर लापरवाही अवश्य थी। कानून की भाषा में इसे लापरवाही से हुई मृत्यु कहा जाता है। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि इस पूरी घटना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित की है। कारण स्पष्ट थे, उसने वह कार्य किया जिसके लिए वह अधिकृत नहीं था। भारतीय कानून और मेडिकल एक्ट स्पष्ट कहते हैं कि बिना डॉक्टर की उपस्थिति या लिखित निर्देश के कोई कंपाउंडर या नर्स हाई पावर दवाइयां नहीं दे सकता। देवी सिंह ने 3 स्तरों पर नियम तोड़े। पहला, उसने डॉक्टर की भूमिका निभाने की कोशिश की। दूसरा, उसने प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग किया जो बिना वैध पर्चे के नहीं दी जा सकती। तीसरा, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री जानने के बावजूद उसने जोखिम उठाया। उसे पता था कि साध्वी को अस्थमा है, फिर भी उसने सावधानी नहीं बरती। यही घोर लापरवाही यानी ग्रॉस नेग्लिजेंस मानी गई। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि देवी सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और राजस्थान मेडिकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही से मृत्यु की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। यह सिर्फ एक साधारण गलती नहीं थी, यह ऐसा अपराध था जिसने एक जीवन छीन लिया। जहां तक वीरमनाथ और अन्य लोगों का प्रश्न है, उनके खिलाफ किसी साजिश का ठोस प्रमाण नहीं मिला। पुलिस का कहना था कि पिता का व्यवहार भावनात्मक हो सकता है, लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश हो सकती है, लेकिन वह आपराधिक नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को खोया था और संभवतः उसी दुख में उन्होंने वह सोशल मीडिया पोस्ट वाला कदम उठाया। फिर भी फाइल पूरी तरह बंद नहीं हुई है। मेडिकल बोर्ड से कुछ अतिरिक्त तकनीकी बिंदुओं पर राय मांगी गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने हमारे सामने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हम अक्सर छोटी मोटी बीमारी में पास के किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति से इलाज करा लेते हैं। हमें लगता है कि इससे समय बच जाएगा, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा का यह मामला हमें चेतावनी देता है कि ऐसा शॉर्टकट कितना खतरनाक हो सकता है। एक गलत निर्णय, एक अनुचित दवा और परिणाम अत्यंत गंभीर। सोचिए, यदि उस दिन उन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाया जाता या किसी योग्य चिकित्सक ने जांच की होती तो शायद आज वह हमारे बीच होती, उनकी ओजस्वी वाणी आज भी गूंज रही होती। लेकिन एक लापरवाही ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के अफवाहें फैला रहे थे, साजिश की कहानियां गढ़ रहे थे, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। बिना प्रमाण के निष्कर्ष निकालना, किसी की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह भी उचित नहीं है। साध्वी के निधन के बाद उनके पिता को जिस प्रकार सवालों के घेरे में लिया गया, वह भी चर्चा का विषय बना। लेकिन अंततः सच वही होता है जो प्रमाण बताते हैं, और प्रमाण यह संकेत दे रहे थे कि यहां खतरा किसी हथियार से नहीं, बल्कि अधूरी जानकारी और गलत उपचार से उत्पन्न हुआ। आज जब जोधपुर शांत है, तो वहां के लोग बस यही सोचते हैं, काश उस दिन वह इंजेक्शन न लगाया गया होता। काश देवी सिंह ने अपनी सीमाएं समझ ली होती। साध्वी प्रेम बाईसा भले ही इस दुनिया से चली गईं, लेकिन अपने पीछे एक गहरा सबक छोड़ गईं। ये सबक हमारे मेडिकल सिस्टम के लिए भी है, समाज के लिए भी और हम सब के लिए भी। मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है।
अदालत में देवी सिंह पर मुकदमा चलेगा। कानून क्या निर्णय देता है यह समय बताएगा। लेकिन क्या कोई भी फैसला उस क्षति की भरपाई कर सकता है? दोस्तों, इस कहानी को साझा करने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, न ही किसी को अनावश्यक रूप से दोषी ठहराना। मेरा मकसद केवल आपको उस वास्तविकता से अवगत कराना था जो जांच में सामने आई, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको जागरूक करना। अगली बार जब आप या आपका कोई अपना अस्वस्थ हो तो कृपया केवल योग्य और प्रमाणित डॉक्टर से ही उपचार कराएं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अगर आपको यह रिपोर्ट, यह जानकारी और हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी सतर्क रह सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए समाज से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और सत्य घटनाएं लाते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि यह केवल लापरवाही थी या हमारे मेडिकल सिस्टम को और सख्त करने की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें हमारा चैनल। जय हिंद।